What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो सुबह हो गई मामू, उठ जाओ सबके सब और शानदार तरीके से प्रैक्टिस करते हैं अपने क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों को एक अच्छा बेस सपोर्ट देने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आज का टिप ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, अगर सुबह उठते ही आप लोग 2 से 3 गिलास पानी पिएंगे खाली पेट, तो ये आप लोगों की हेल्थ में बहुत शानदार तरीके से चेंजेस लाने वाला है और आप लोगों के पेट में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी और मॉर्निंग में अच्छे से आप लोग फ्रेश भी हो पाएंगे। ये इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को होने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन और कुछ ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसको बता दूं कि यहाँ पर नैनो मैगजीन शाम को 8 बजे, 8:30 बजे, द हिंदू 7:30 और यहाँ पर यूपीएससी के जो एमसीक्यूज होते हैं वो मॉर्निंग में 4 o'clock आप लोगों को एग्जैक्ट मिल जाते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी के देरी के। सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था। ये पूछा था जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, ये पूछा था फुलकारी। तो फुलकारी यहाँ पर एक इस तरीके का डिजाइन आप लोगों को देखने को मिलता है कपड़े के ऊपर, जो कि फुल पत्तियों का डिजाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का है ये, जिसको जीआई का टैग दिया गया था, रजिस्टर किया गया था 2006 में और ये एक हैंडीक्राफ्ट के टाइप में आता है। आज का जीआई टैग जो है आप लोगों के सामने यह है कांगड़ा टी। कांगड़ा टी का राज्य बताना है, कब रजिस्टर किया गया और किस टाइप का है ये है आप लोगों के सामने आज का पहला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डिटेल में। सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है प्रधानमंत्री की जो किसान अभी स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। ये जो योजना थी ये काफी न्यूज में भी थी और इसका काफी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में जानते हैं कि क्या बात यहां पर की जा रही है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि कई जगह आप लोग आते आते भी गलत कर जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि 6000 पर ईयर यहां पर दिया जाएगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको, और ये कंबाइन करेगा जो यहाँ पर लैंड, इन दोनों को जिनकी भी लैंड होगी, यानी कि स्मॉल और जहां पर मार्जिनल फार्मर के अंडर में आएंगे, अप टू द 2 हेक्टेयर लैंड जिसके पास में है, यानी कि 2 हेक्टेयर तक लैंड जिसके पास में है, उनके लिए यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है पीएम किसान जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा यहाँ पर वो रहेगा सेंटर और स्टेट के अंदर, यानी कि बनाई तो सेंटर के द्वारा गई है पर लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, वन और टू, नन। तो इसके बारे में आप लोग आंसर दीजिए, फिर इसका आंसर देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की अगर बात करते हैं तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ये स्टार्ट की गई जो बजट, इंटरिम बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उस टाइम पर बोला गया कि 6000 रुपए पर ईयर किसान को दिए जाएंगे 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट में। तो ये 2 हेक्टेयर से नीचे जिसकी जमीन है उसको दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हेक्टेयर दिया जाए तो 2 हेक्टेयर देखने को मिलेगा, एकड़ की बात नहीं करनी है। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर यहां पर एकड़ की बात करेगा तो 1 हेक्टेयर में लगभग 2.4 एकड़ देखने को मिलते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर इसको 2.5 ले लें आप लोग, तो इस तरीके से बोलिएगा कि 2 हेक्टेयर में यहां पर 5 एकड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो 2 हेक्टेयर लिखा हो या फिर 5 एकड़ लिखा हो, तो इस तरीके से काउंट कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो ये है डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि डीबीटी से यहां पर अकाउंट में डायरेक्ट किसानों के ट्रांसफर किया जा रहा है और लगभग 12 जो यहां पर करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको फायदा पहुंचने वाला है। 100% फंडिंग यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। राज्य गवर्नमेंट का इसमें फंडिंग से रिलेटेड कोई भी यहां पर एक तरीके से भागीदारी नहीं रहेगी। उनकी भागीदारी बस इतनी है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर जो फैमिली है किनको ये जाना है कि कौन यहाँ पर एलिजिबल है। आखिर क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन का काम राज्य गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का रहेगा और जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल के द्वारा फंडेड ये कंप्लीट स्कीम है। तो क्या हो गया आंसर? अब आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और देखिएगा आपका वो आंसर भी गलत होगा। ठीक है, आखिर क्यों? क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो इसलिए कहता हूं थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट है यहां पर सेकंड, तो आंसर है बी, जबकि करेक्ट है फर्स्ट वाला। तो ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में। इंडिया और यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 मेंबर हैं, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जो कि काफी लंबे समय से दोनों के बीच में चल रहा है कि यहाँ कैसे इसको कंप्लीट करना है। इसके अंदर क्या क्या कवर होता है ये बात बोला गया है। इसके अंदर ट्रेड्स इन गुड एंड सर्विसेज आता है, इसके साथ में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट आता है, यानी कि जो सरकारी खरीद करती है जो भी, इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, यानी कि सतत विकास, जो ऐसा डेवलपमेंट जो कि आने वाली जनरेशन को भी फायदा पहुंचाए। तो सब कुछ यहां पर इसके अंदर आने वाला है। तो ये क्या है यहां पर? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि तीनों के तीनों आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलने वाले हैं।
एक बार डिटेल में इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं आखिर न्यूज में किस लिए है। क्योंकि ब्रेग्जिट की वजह से जब से बात निकल कर आ रही है कि ब्रेग्जिट की वजह से जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल रहा है, तब से यहां पर ये न्यूज में है। ब्रसेल्स बेल्जियम में यहां पर इसको 2007 में स्टार्ट किया गया था, तब से लेकर अब तक इसके ऊपर बात की जा रही है। तो नेगोशिएशन जो कवर कर रहा है यहाँ पर ये ट्रेड, गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर ये कस्टम्स और जो ट्रेड फैसिलिटेशन कंपटीशन, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये सारे रटने नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखिएगा 2007 में और ब्रसेल्स में यहाँ पर दोनों के बीच में ये स्टार्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आंसर सी हो गया। और यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। इस प्रिंट मिस्टेक, ये प्रिंट मिस्टेक है, ओके। जब डाउनलोड करेंगे पीडीएफ तो आप लोग यहाँ पर सही मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट के बारे में, यानी कि ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से सब मिलकर हेल्थ की बात कर सकते हैं। इसका 4th एडिशन अभी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट का आप लोगों को पार्टनरशिप से रिलेटेड कहां पर देखने को मिला, ये आप लोगों को इंडिया में देखने को मिला। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है कि ये होस्ट की गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में कोलैबोरेट कर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है? तो आंसर दीजिएगा, इसके बाद में आंसर देखिएगा। आइए नजर डालते हैं आंसर के ऊपर। सबसे पहला तो 4th एडिशन है, इसको भी चेंज किया जा सकता हो सकता था 2, 3 या 4, 5 और दूसरा नाम यहां पर दे देता। तो ये 4th एडिशन है जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में अभी देखने को मिला। किसके द्वारा होस्ट किया गया? ये होस्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का कोई मतलब बनता नहीं है, अगर थोड़ी भी कॉमन सेंस यहां पर यूज की जाएगी तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। और करेक्ट पूछा गया तो ये एक तरीके से वैसे ही आउट ऑफ द पिक्चर हो गया, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर कोलैबोरेट करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, इसी के साथ में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप यहाँ पर काम करती है मिलकर इसको होस्ट कराने के लिए। आखिर इसमें क्या क्या आता है? जब बात करते हैं ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के अंदर, तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज कोलैबोरेट करती हैं, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है डेडिकेटेड इसके लिए, किस तरीके से शाम दाम दंड भेद लगाकर जो हेल्थ सिस्टम है उसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं और बेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो पूरा फोकस इसके ऊपर रहता है इसका। तो आंसर इस तरीके से क्या हो गया आप लोग का? आंसर हो गया यहाँ पर आप लोग का, ये हो गया ए, यानी कि फर्स्ट सही है और सेकेंड गलत है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर बात की जा रही है और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो टेररिज्म है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के ऊपर जो एक व्यापक सम्मेलन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में अपना आंसर दीजिएगा। तो ये बोला गया है कि जो ट्रीटी है एक तरीके से जो ऑल फॉर्म ऑफ द जो यहाँ पर टेररिज्म है, ऑल फॉर्म ऑफ द यहाँ पर जो क्रिमिनल है उसको ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिमिनलाइज करती है टेररिस्ट एक्टिविटी को, या फिर उसको डिनाई करती है किसी भी तरीके से उसको फाइनेंस नहीं मिलना चाहिए, और जो भी उसको सपोर्ट करते हैं चाहे फंड के तौर पर चाहे आर्म्स के तौर पर या फिर उसको रहने के लिए जगह देते हैं, यानी कि पड़ोसी देश के बारे में बात की जा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान फंड भी देता है, हथियार भी देता है और उनको एक तरीके से आराम से अपनी जिंदगी जीने के लिए सारी फैसिलिटीज देता है, तो वो सारा कंडीशन को रोकने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्टेटमेंट सही है? आगे बात करते हैं। यहाँ पर यूएसए के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था 1996 में इसको यूएसए के द्वारा प्रपोज किया गया था, या फिर इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था 2008 के आफ्टर मुंबई टेरर अटैक के बाद में। तो देखिए दोनों, ये तो एक बार आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी कि इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है और हो सकता है दोनों भी गलत हो। तो अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आए तो वो भी आप लोग आराम से कॉमन सेंस यूज करके बोल सकते हैं कि हाँ या तो एक इनमें से गलत होगी या फिर दोनों गलत होगी, ठीक है। ये इतना क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में यहाँ तक आना चाहिए, यानी कि कोई एक ही प्रपोज कर सकता है ना स्टार्टिंग में, तो और वो भी अलग अलग टाइम दे रखा है। अगर दोनों ने एक साथ मिलकर प्रपोज किए होते तो दोनों का एक टाइम होता। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग आराम से छांट सकते हैं क्या सही और क्या गलत हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से है। तो अपना आंसर बताइए, फिर इसका आंसर देखिए। आंसर है आप लोगों के सामने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये प्रपोज किया गया किस तरीके से यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया जाए ऑल फॉर्म ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी और फाइनेंस वगैरह ये सब रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो नेगोशिएशन ट्रीटी है यहाँ पर ये मई 2018 में अभी स्टार्ट की गई ढंग से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई जाती है, ठीक है। एक परमानेंट नेचर की देखने को मिलती है, ये एडहॉक नेचर की है। तो एडहॉक कमेटी को यहाँ पर ये काम सौंपा गया। जो कॉम्प्रिहेंसिव टेररिज्म कन्वेंशन है ये एक तरीके से डेडलॉक बन गया। डिफरेंट डेफिनेशन है अलग अलग कंट्री पे, इवन पड़ोसी देश कई सारे आप लोगों को देखने को मिलता है। कोई बोलते हैं गुड टेररिज्म और कोई बोलते हैं बैड टेररिज्म, ऐसी भी डेफिनेशन है, यानी कि अच्छा आतंकवादी, बुरा आतंकवादी, ठीक है। ये अच्छे वाला चोर है, ये सस्ती चीजें चुराता है। वो बुरे वाला चोर है, वो उल्टी सीधी ज्यादा महंगी चीजें चुराता है, वो लोगों को मार भी देता है। ये मारता नहीं है, बस पीटता है। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, ऐसी हरकतें हैं वर्ल्ड में। तो इसलिए यहाँ पर इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव बात निकल कर नहीं आ पा रही है। और इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था इसको 1996 में, इंडिया के द्वारा, जी हाँ, इसलिए इंपोर्टेंस और बढ़ जाती है इसकी। और 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ
अजमल कसाब वाला। उसके बाद में यहाँ पर कंडीशन ये देखने को मिली कि और कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया ने इसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दिया। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चुनकर आए हैं तब से तो यहाँ पर इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि किसी न किसी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी को किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं। तो आंसर हो गया आप लोगों के सामने बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बी का मतलब हो गया यहाँ पर ओनली 1 सही है, सेकंड और थर्ड यहाँ पर गलत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से रखिएगा आंसर। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक बड़ा ही डिफरेंट अवार्ड है। यहाँ पर कई बार आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा और कुछ बच्चों ने हो सकता है सुना हो, पर लेकिन मैक्सिमम ने नहीं सुना होगा। आई थिंक जिसने सुना है वो नीचे वाई लिखिए, जिसने नहीं सुना है वो नीचे नो लिखिए, मुझे पता चल जाए कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। स्कोच अवार्ड जो है ये सेलिब्रेट करता है एक तरीके से ह्यूमन एक्सीलेंस इन पर्टिकुलर, जो कि सोसाइटी में चेंज लाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा काम कर देना जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहा है। यानी कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ ऐसी एनजीओ जो हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो हैं, जैसे कि आप लोगों ने पैडमैन मूवी देखी होगी, तो जो जिस पर्सनैलिटी के ऊपर बनी है उसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से सोसाइटी का जो रवैया है वो चेंज करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये इसमें एक्सीलेंस का काम करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि ये एक तरीके से जो बेंचमार्क है यहाँ पर, जो बेस्ट प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, इकोनॉमी, इंक्लूसिव जो यहाँ पर ग्रोथ है, इन सब के ऊपर फोकस देकर चलता है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो आपके हिसाब से आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। अवार्ड जो है यहाँ पर ये 2003 से यहाँ पर स्टार्ट किया गया। ये स्कोच अवार्ड जो है यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस जो हो रही है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, गवर्नेंस या फिर टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट या सिटीजन या फिर कॉर्पोरेट सिटीजन या फिर इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ, इनके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। और जो यहाँ पर सबसे शानदार तरीके से काम कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज ये करता है। हाईएस्ट इंडिपेंडेंटली इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूटेड सिविलियन ऑनर यहाँ पर ये है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो अवार्ड है कहीं ना कहीं फिलोसफी इसकी है कि किस तरीके से पॉजिटिवली हम लोग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पर्सन किस तरीके से यहाँ पर कि जिसने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेकर आया सोसाइटी में, यानी कि जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो सी है आंसर। सी का मतलब क्या हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी आप लोगों के सामने, यानी कि 1 और 2। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने पॉलिटिकल क्वेश्चन है और ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड, ये इस तरीके के जो पनिशमेंट है यहाँ पर, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर जो रहते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पर और गवर्नर स्टेट लेवल पर यहाँ पर काम कर सकता है, हटा सकता है, रद्द कर सकता है, ये सारी चीजें जो निलंबन कर सकता है, माफ कर सकता है, ये दोनों काम कर सकते हैं। पर लेकिन जब बात आती है डेथ सेंटेंस की तो इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, प्रेसिडेंट ओनली ऑथोरिटी हु कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, ये स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में लक्ष्मीकांत के अंदर भी पढ़ाया था जब हम लोग लेक्चर डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी के। सबसे पहले जो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं वो प्रेसिडेंट काम करते हैं, ये सारे काम करने के लिए जो कि प्रेसिडेंट है यहाँ पर। और जब गवर्नर की बात आती है तो ये काम करने के लिए स्टेट लेवल पर गवर्नर काम करते हैं यहाँ पर। तो यानी कि जो पार्डन हो गया, रिप्राइव या फिर रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड, ये कम्यूट, इन सब वर्ड के मीनिंग भी मैंने डिटेल में आप लोगों को लेक्चर के अंदर समझाए थे। अभी यहाँ समझाने बैठूंगा तो 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएगी, तो इसलिए वो लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर के बारे में समझाया था। तो ये हो गया इसके बारे में। अगर यहाँ पर बात करें तो ये देखिए पार्डन कर सकता है, पर लेकिन जब बात आती है डेथ सेंटेंस की तो आप लोग यहाँ पर देखिए ये सारे काम यहाँ पर ये कर सकता है, पर लेकिन डेथ सेंटेंस को गवर्नर नहीं कर सकता है, इसलिए आप लोग रखिएगा इसके बारे में याद। ये भी बन सकता है कोर्ट मार्शल, यानी कि मिलिट्री कोर्ट की जब बात आती है तो ही कैन पार्डन, ठीक है ना, रिप्राइव, ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकता है, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है। पर यहाँ पर गवर्नर की कोई भी पावर इसमें नहीं होती है जब हम लोग यहाँ पर मिलिट्री की बात करते हैं तो, क्योंकि प्रेसिडेंट जो इंडिया होता है वो एक तरीके से हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, यानी कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसका सबसे ऊपर जो अथॉरिटी होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने, आंसर हो गया सी, ठीक है, यानी कि बहुत सही है। यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, गवर्नर के हाथ में नहीं है। बात की जा रही है यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। ये काफी न्यूज में था रिसेंटली, अभी इंडिया, यूएसए और रशिया के जब रिलेशन की बात कर रहे थे तो काफी कंफ्यूजन में थी चीजें इसको लेकर। इसकी जो रेंज बोली जा रही है ये 400 किलोमीटर तक है, क्या ये सही है? दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ये लगभग 80 जो यहाँ पर साइमल्टेनियस टारगेट एक साथ में सेट कर सकते हैं, शूट डाउन कर सकता है, क्या ये सही है? तीसरा बोला गया है कि ये डिजाइन और डेवलप किया गया है यूएसए के द्वारा। तो ये है आप लोगों के सामने स्टेटमेंट। तो आप लोग अपना आंसर बताइएगा यहाँ पर कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं यहाँ पर इसके ऊपर।
ये सबसे पहले तो जो सिस्टम है यहाँ पर ये रसिया का है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि अगर किसी कंट्री ने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ी तो ये इसको हवा में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी रखता है ये एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर काफी न्यूज में था क्योंकि ट्रंप जो थे वो चाह रहे थे कि उनकी कंट्री का डिफेंस सिस्टम खरीदा जाए, जो कि जिसको ये थार्ड बोलते हैं, ये कि रसिया का हम लोग ये न खरीदे। 400 की रेंज है लगभग, मैक्सिमम जो एल्टीट्यूड हाइट आप लोग देखते हैं ये 10,000 फीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्पीड जो है ये यहाँ पर है 4,800 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। डिप्लॉयमेंट जो टाइम रहता है ये लगभग 10 मिनट के अंदर ये अपना काम पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आंसर आप लोग देखेंगे तो आंसर क्या हो गया इसका, ये यूएसए के द्वारा नहीं है, रसिया के द्वारा है, बाकी दोनों स्टेटमेंट से ही है, तो 1 और 2 यानी कि बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा या फिर स्टेटमेंट के तौर पर, या फिर अलग से भी आप लोगों को यहाँ पर ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात की जा रही है। तो ये इसका गठन पहले कब किया गया था ये पता होना चाहिए। गठन किया गया था इसका 1920 यानी कि 1920 में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इसके वो थे बिपिन चंद्रपाल, ये स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है बिपिन चंद्रपाल वाज फर्स्ट टू लिंक द कैपिटलिज्म विद इंपीरियलिज्म, ये बोला गया है। तीसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू, ये चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय भी इसके साथ में एसोसिएटेड रहे हैं। पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बात ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में, आखिर आंसर सही क्या है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो यहां पर इसके द्वारा अगर बात करें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये 1920 में गठन किया गया था। लाला लाजपत राय फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और यहां पर जो दीवान चमन इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, यानी कि दीवान चमन लाल फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे। लाला लाजपत राय जी के द्वारा ही कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म के साथ में कनेक्ट किया गया था। दोनों में डिफरेंस समझिए। कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से जो प्राइवेट कंपनी यहाँ पर जो होती हैं उनके हाथ में जो पावर होती है वो कैपिटलिस्ट कंट्री नॉर्मली कहलाती हैं, यानी कि प्राइवेट के हाथ में जितना पावर होती है। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि कोई कंट्री जो पावरफुल कंट्री है वो किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल करे, इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। जैसे चाइना आज के डेट में क्या कर रहा है, एक तरीके से इंपीरियलिज्म कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को एक तरीके से कंट्रोल कर चल रहा है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ब्रिटेन के टाइम पर यानी कि ब्रिटिश टाइम पर वो इंडिया को इंपीरियलिस्टिक एक एंटिटी की तरीके से देखते थे, यानी कि अपनी कॉलोनी बनाकर रखते थे। यहां पर रॉ मटेरियल निकालते थे और फिर से फिनिश गुड लाकर यहां पर बेचते थे। तो ये इंपीरियलिज्म का एक फंडा आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए इनके द्वारा बोला गया इंपीरियलिज्म एंड यहां पर मिलिट्रिज्म, यानी कि जो आर्मी का फायदा लिया जाता है और जो इंपीरियलिज्म का काम किया जाता है, इनकी कॉलोनी बनाया जाता है, ये ट्विन चिल्ड्रन है किसके, कैपिटलिज्म के। ये इनके जो प्राइवेट वाले आज के दिन में फॉलो करके चल रहे हैं ना प्राइवेट कंपनी, तो उस तरीके से इसको बोला गया है। ये यहां पर मेंबर है जो कि कनेक्टेड थे इसके साथ में। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई और आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, यानी कि यहां पर कौन होगा, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी बाल गंगाधर तिलक नहीं, लाला लाजपत राय। ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, यहां देखिए आप लोग। ठीक है, ये हो गया लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इनके द्वारा फर्स्ट प्रिजाइड इसको किया गया था। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर बात की जा रही है ICAN के बारे में। ICAN एक तरीके ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा। इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2016 में, ताकि जो भी कैटास्ट्रोफिक जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं न्यूक्लियर वेपन के, उसके बारे में बात करता है कि इसको रोका जाए, यानी कि विनाशकारी जो परिणाम हो सकते हैं जो परमाणु बम के, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है। ICAN ने यहाँ पर ऑफर भी किया था, जो हिस्टोरिक समिट देखने को मिली थी यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में, तो उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, इनके द्वारा ये बोला गया था। पर आप लोग ये डीन्यूक्लियराइज कर दीजिए नॉर्थ कोरियन जो कोरियन पेनिसुला है उसको। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहां पर जो बात की जा रही है पीस प्राइज, इसको 2017 में मिला, ना कि 2016 में। पहली बात, ये ICAN को बोलते हैं इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश द न्यूक्लियर वेपन, ये इसका आप लोग देखते हैं जिसको एब्रीविएशन ICAN बुलाया था। फाउंडेशन किया गया 2007 में और 2017 में, यानी कि 10 साल बाद इसको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। इसको जो गठन किया गया था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। आज के में जो हेडक्वार्टर है इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इसका पूरा काम है, यानी कि कैसे न्यूक्लियर जो बम वगैरह है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड से मिटाया जा सके, इसके ऊपर ये काम करती है। 48 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है और 101 कंट्री टोटल यहाँ पर इसका मेंबर है आज की डेट में। ये यहाँ पर जो पिक्चर में आती है किस तरीके से प्रोविजन कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन को, उसके हिसाब से काम करती है। और जो हिस्टोरिक समिट देखने को मिली थी यहाँ पर यूएसए और नॉर्थ कोरिया के, उसके लिए सारा बिल इसके द्वारा पे करने की बात की गई थी, यानी कि हम पे करेंगे जो भी खर्चा आप लोग का आएगा, बस आप लोग ये न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर,
आंसर हो गया इसका बी, क्योंकि यहाँ पर 2017 है ना कि 2016 है। ओके, आगे चलता हूं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है यहाँ पर ये ग्रीन जो है, ग्रीन किस तरीके से ग्रीनरी कवर हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, यानी कि ग्रीन की फॉर्म में जीडीपी काउंट करने की बात की जा रही है। तो ये स्टार्ट किया गया, ये कैलकुलेट किया जा रहा है ईयरली बेसिस पे। तो इंडिया के द्वारा रेक्टिफाई किया गया यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट को, उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। क्या स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट किया जाता है ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। तो आंसर देख लेते हैं। वैसे करंट स्टेटमेंट तो कोई सी भी सही नहीं है, आंसर डी हो गया, यानी कि नाइदर 1 और नो 2। 2018 में ये इंडिया के ही द्वारा स्टार्ट किया गया कि 5 साल का एक्सपीरियंस देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंट करेंगे यहाँ पर इन्वायरमेंट की हेल्थ कैसी रही है, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से कोई नहीं है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यहाँ पर इंस्पायर हुए हैं। हम लोगों ने ये एक तरीके का नया फंडा निकाला है यहाँ पर कि ग्रीन ग्रोस डोमेस्टिक हम लोग निकालेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट, जिसके बेस पर स्टेट वाइज कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाएगा कि कौन से स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ताकि इनके साथ में डेटा हो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में और वो कोई भी पॉलिसी डिसीजन यहाँ पर ले सके। लॉन्च किया गया यहाँ पर ग्रीन स्किल प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर। इसी के साथ में कैसे यूथ को पार्टिसिपेट किया जा सकता है, जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको कैसे यहाँ पर ग्रीन जॉब दी जा सकती है, ये इनके स्टाफ बनाया जा सके, उनको खास तरीके से पार्क के अंदर टूरिस्ट गाइड बनाया जा सके, इस तरीके से भी यहाँ पर फायदा पहुंचाने की बात की गई। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया डी, ना तो 1 है और ना ही सेकंड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कि क्या क्या बात की गई है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर वेवल प्लान। ये है क्या वेवल प्लान के तहत इसको बनाया गया था। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो सिख थे उनको रिजर्वेशन दिया गया ओनली ब्रिटिश प्रोविंस में, किसके साथ में? मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा बोला गया सेपरेट इलेक्टोरल कंटिन्यू फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल कंटिन्यू रखा गया मेंबर के इलेक्शन के लिए। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहां पर हो गया सी, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि दूसरा और तीसरा सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गलत क्या है ये यहां पर देख लीजिए आप लोग। ये नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी, ना कि वेवल प्लान के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो यहाँ पर वोटिंग सिस्टम था वो भी ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, जो कि आप लोगों को आज के डेट में राज्यसभा में देखने को मिलता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की यहाँ पर बात की जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और शानदार तरीके से मोटिवेट रहना है स्टार्टिंग से, मॉर्निंग से ही, तभी आप लोग शाम तक अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। इसके अलावा फेसबुक पर चीजों को जरूर शेयर किया कीजिए। कल जो है काफी कमाल हो गया, जो WPI और CPI की वीडियो थी वो 100 से भी ज्यादा बच्चों ने शेयर करी। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। इस तरीके से आप लोग शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ पर ट्विटर पर आप लोग मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू का। तब तक के लिए बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। जय हिंद।